हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई के बारे में समझेंगे। आपने सीबीआई का नाम हमेशा अपने समाचार पत्रों, टीवी चैनलों में सुना होगा। साथ ही राजनीतिज्ञों के द्वारा व्यंग्यवान के रूप में भी सीबीआई का नाम लेते हुए सुना होगा। हालांकि वो राजनीतिक मामला है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सीबीआई के गठन, वर्तमान स्थिति एवं उसके द्वारा जांच की जाने वाली विषय वस्तु की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। साथ ही ये बताते चलूंगा कि आखिर जो सीबीआई है वो अपने कार्य को कैसे करती है और सरकार ने उसे कहां तक संवैधानिक या वैधानिक रूप से सबल बनाया है किसी कार्य को करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, इसका मैंने हेडिंग दिया है, नाम ही रखा है सीबीआई। बड़ा टेक्निकल चीज है, जिस भी व्यक्ति के पीछे लग जाता है तो उसके सारे क्या कहते हैं जड़ पाताल खोज के ले आती है। इसलिए कभी कभी लोग मजाक में बोलते हैं कि अरे भाई क्यों हमारे पास सीबीआई लगा दिया है। इसका पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो। भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं उसका जो गठन हुआ उसके पीछे कुछ न कुछ कारण थे। कुछ ऐसे कारण जो तत्कालीन समय में थे और फिर वो बढ़ते चले गए। साथ ही कुछ न कुछ उसका इतिहास रहा है। तो प्रारंभ में मैं इनके वर्तमान स्थिति तथा इतिहास के बारे में आंशिक रूप से समझा दूं। तो सीबीआई जो है वो भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है जो कार्मिक पेंशन तथा लोक शिक्षा मंत्रालय यानी कि डीओपीटी के कार्मिक विभाग के अधीक्षण में कार्य करता है। और ये जो पूरा सिस्टम है वो पीएमओ के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? पीएमओ के अंदर में आता है। तो परीक्षाओं में जब आपसे पूछे तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि सीबीआई किसके अंदर में काम करता है। सीबीआई डीओपीटी के अंतर्गत काम करता है और इस पूरे मामले को पीएमओ देखता है, या योग कहिए कि पूरा जो मंत्रालय है पीएमओ के अधीन में आता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि यह लोकपाल एवं सीबीसी का सहायता करता है, अर्थात सीबीआई जो है वह लोकपाल एवं सीबीसी की सहायता करता है। और ध्यान रखेंगे कि भ्रष्टाचार संबंधित जो मामले होते हैं उस सीबीआई द्वारा जो जांच किए जाते हैं उसका जो अधीक्षण होता है वो सीबीसी ही करता है। देखिए क्या लिखा है, यह लोकपाल एवं सीबीसी का सहायता करता है तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम एक्ट पारित हुआ था उसके तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अधीक्षण करता है। अर्थात भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी मामले होंगे उसका अधीक्षण सीबीसी करेगा। हालांकि सीबीआई सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं देखता, लेकिन इसका गठन मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही किया गया था। कैसे किया गया था बता दूंगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि सीबीआई भारत की एक नोडल एजेंसी है जो इंटरपोल की सहायता करता है। और इंटरपोल की नहीं, इंटरपोल में शामिल जितने भी देश हैं उन सबकी सहायता करता है। अर्थात जब इंटरपोल को भारत में अन्वेषण संबंधी या जानकारी संबंधी कुछ भी चाहिए तो सीबीआई से संपर्क करेगी और सीबीआई ही उसको क्या कहते हैं जानकारी मुहैया कराएगी, अन्य कोई नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ों को रखा जो आपसे पीटी की परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं या ध्यान रखेंगे। साथ ही इसकी जो जानकारी है वर्तमान में या कहिए कि जो प्रमुख रूप से वो ये है। तो क्या क्या है? पहला, यह प्रमुख जांच एजेंसी है जो डीओपीटी के अंतर्गत काम करता है। दूसरा, जो इसका भ्रष्टाचार संबंधी जो मामला है उसका अधीक्षण सीबीसी करता है। और इंटरपोल की सहायता कौन करेगा? सीबीआई करता है। कानूनी रूप से, गैर कानूनी रूप से बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो इस तरह के कृत्य करते रहते हैं। आपने RNW का नाम सुना होगा, IB वगैरह सब जो होते हैं। इसके अलावा इसका अपराध सिद्धि दर मतलब जो केस आया उसको प्रूफ करने का जो दर है वो 70% के आसपास है। अर्थात इस मामले में भी सीबीआई बहुत आगे है और ये दुनिया की शीर्ष जांच एजेंसियों में एक मानी जाती है इसको। अब है इसका गठन। तो इसका गठन जो है मतलब सीबीआई का जो गठन है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत किया गया था और जो 1946 में आया था। यानी कि यह अंग्रेजी राज में स्थापित संस्था है और वर्तमान रूप में यानी कि ये जो सीबीआई नाम जो है वर्तमान रूप में संथानम समिति जो थी वो भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के लिए गठित की गई थी। 1962-64 उसका कार्यकाल था। उसके सिफारिश पर 1963 में इसका वर्तमान रूप में गठन किया गया या वर्तमान रूप में आया।
एक चीज ध्यान रखेंगे कि संथानम समिति जो थी उसके आधार पे बहुत सारी चीजें क्या कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं आई थी। लेकिन एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि क्या सीबीआई की स्थापना तुरंत कर दी गई या उसका भी कुछ इतिहास था। दूसरा कि 62-63 में ही ये संथानम समिति क्यों लाई गई और फिर उसी समय सीबीआई या इस प्रकार की अन्य जांच संस्थाएं जो भ्रष्टाचार संबंधित मामलों को जांच करती थी और देश में भ्रष्टाचार के दर को या भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा न हो उसको रोकथाम के लिए जो बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जब देश 47 में आज़ाद हुआ तो 50, 55, 52 के बाद हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई और उन योजनाओं के तहत बहुत सारी सरकारी उपक्रम और सहकारी संस्थाएं बनाई गई। जब संस्था बने तो उसमें आचरण आया, आचरण जो भ्रष्ट भी हो सकता था, गैर भ्रष्ट भी हो सकता था। तो इन सबको रोकने के लिए एक ऐसे संस्थाओं की जरूरत पड़ी जो इन संस्थाओं के यथार्थ सरकारी, केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार को रोकथाम कर सके। इसी बीच आप ये ध्यान रखेंगे कि 1941 में 1941 में अंग्रेजों ने जब युद्ध हो रहा था तो देखा कि भारत में युद्ध मंत्रालय के अधीन बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। याद रखिए, युद्ध मंत्रालय के अधीन बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि युद्ध जो होता है ना वो हमारा खुद समस्या होता है और बहुत सारे लोग उसमें आपदा में भी अवसर देखते हैं। 3 का 13 बिल बनाते हैं, बाकी का 10 खुद रख लेते हैं। हालांकि सरकारों को भी ये पता होती है, इसलिए देखिएगा कि बहुत सारे सरकारें जो होती हैं, बहुत सारे जो देश होते हैं, बहुत सारे जो संस्थाएं होते हैं युद्ध को भी एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। याद रखिए, युद्ध एक आपदा है, उत्सव नहीं। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत में 1941 के आसपास में अंग्रेजों ने एक संस्था स्थापित की, ठीक है, और उन्होंने उसका काम रखा कि युद्ध में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है केंद्र सरकार का, उसको वो देखें, समझे और उस पर रोकथाम लगाए। जब युद्ध खत्म हो गया तो उस संस्था की भी जरूरत खत्म हो गई, लेकिन संस्था को जीवित रखा गया। उस संस्था का नाम था SPE, यानी कि स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, अर्थात विशेष पुलिस अधिनियम, या सॉरी विशेष पुलिस, क्या लिखा है जी, देखिए, हाँ, दिल्ली DSP। हालांकि डी इसमें क्या कहते हैं 1946 में नाम दिया गया, पहले उसका SPE था, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। तो वो संस्था जो थी, मतलब जो 41 में संस्था गठित हुई थी जांच के लिए, वो फिर क्या कहते हैं अथी में चला गया, पर्दे के थोड़ा पीछे चला गया, क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया तो जांच की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेजों को लगा कि एक संस्था रखने से, जांच करने से कुछ फायदा हो रहा है, तो उन्होंने फिर लाया DSP एक्ट, और DSP एक्ट 1946 के तहत इस संस्था का बनाया और कहा कि ये केंद्र सरकार के सारे विभागों के सरकारी कर्मचारियों की ये जांच करेगा। अर्थात DSP एक्ट के तहत जो संस्था बनाई गई वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जांच हेतु बनाई गई, और साथ में प्रावधान रखा गया कि जो भी राज्य सरकारें हैं वो इच्छा से इसमें आ सकते हैं। तो बहुत सारे राज्यों ने आए। अभी आप सुन रहे होंगे समाचार पत्रों में कि बहुत सारे राज्यों ने जो सहमति, जांच की सहमति थी CBI के अधीन, वो वापस ले ली। याद रखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो संस्था है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, यह वैधानिक संस्था नहीं है। ध्यान रखें कि यह संवैधानिक संस्था नहीं है, और संवैधानिक रहती तो कोई राज्य जो है वो वापस नहीं ले सकते थे। तो इस प्रकार से यह क्या है कि बहुत सारे राज्यों को इसमें जोड़ा गया। हालांकि वर्तमान में याद रखेगा कि 8 राज्यों ने वापस ले लिया है, जिस समय मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है 9-10 हो जाए, वो अलग बात है। तो CBI का भ्रूण जो है, यानी कि स्थापना जो है वहीं से हुई। कालांतर में मैंने आपको बताया कि जब बहुत सारे संस्थाएं हमारे देश में बनी सहकारी, तो उनमें जांच के लिए भी आयोग चाहिए या संस्था चाहिए, तो उसी संस्थाओं को बनाने के लिए एक कमेटी आई। उस कमेटी का नाम रखा गया संथानम समिति। संथानम समिति का कार्यकाल 62-64 था, और उसी संस्था के समिति के सिफारिश पे CBI जो वर्तमान है उस रूप में आया। यानी कि इसका भ्रूण 1941 के SP में था, कालांतर में DSP आया। लेकिन जब परीक्षाओं में आपसे पूछे तो ध्यान रखेंगे DSP ही रखेंगे, दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसको सारी शक्ति प्राप्त है। अब वर्तमान जब पूछे तो संथानम समिति पर आइएगा, और 1963 में यह वर्तमान स्वरूप में आया है। किसमें आया है? 1963 में। तो इस प्रकार से यह CBI की स्थापना हुई। अब देखते हैं कि आखिर CBI करती क्या है,
क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है, और करती है तो किस प्रकार से करती है। साथ ही इसमें कितने लोग कार्य करते हैं, इनके जो महानिदेशक होते हैं वो कैसे नियुक्त होते हैं, इन सब चीज़ों को भी एक नज़र देख लेते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे कि सीबीआई किन मामलों की जांच कर सकता है। ध्यान रखिए, प्रारंभ में सीबीआई की जो स्थापना थी वो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके भ्रष्टाचार को जांच करने के लिए, रोकने के लिए की गई थी। जब इसकी जांच की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी तो कालांतर में इसको अन्य भी मामले सौंपे जाने लगे, और बढ़ते बढ़ते मामला इस तरह से आज आ चुका है कि आज जहाँ कहीं भी गंभीर अपराध होते हैं या गंभीर कोई अपराध जो गंभीरता की श्रेणी में आता है या ऐसी अपराध होते हैं जिसे रोक पाना बहुत असंभव लगने लगता है, तो उसके विस्तृत जांच के लिए सीबीआई को बोला जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि सीबीआई सभी मामलों की जांच नहीं कर सकती। सीबीआई के जांच के लिए जो मामले आते हैं उनमें कुछ विशेष मानक बनाए गए हैं। सभी मामलों की वो जांच नहीं करेगी, कुछ मानक बनाए गए हैं। हम उन मानकों को एक एक कर देख लेंगे। परीक्षाओं में जब आप पहुँचे तो इस प्रकार की चीज़ों को नोट्स बना के जरूर रखें। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि सीबीआई जो है एक भ्रष्टाचार निरोधक अपराध, यानी कि जो भ्रष्टाचार होते हैं उनके निरोधक जो अपराध है, भ्रष्टाचार जो भी है, तो उनके खोजने के लिए और साथ ही उसके रोकथाम के लिए जो उपाय होते हैं उस पर ध्यान देती है। और ये जो भ्रष्टाचार जो है और इस तरह के जो अपराध है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। राज्य सरकारों के मामले तभी आएंगे जब राज्य सरकार उसको अनुरोध करे। तो देखिए क्या लिखा है, केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम भारत सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले निगमों और निकायों के लोगों की नहीं, कर्मचारियों की कहिए, अर्थात सीबीआई उन सब लोगों के, कर्मचारियों के जांच कर सकती है जो डायरेक्ट या सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन में काम करते हैं। अब वो सीधा भारत सरकार के स्वामित्व वाला उपक्रम हो या कुछ पैसा लगाया हुआ वाला उपक्रम हो, किसी भी प्रकार का उपक्रम जिसमें भारत सरकार शामिल है, सीबीआई जांच कर सकती है भारत सरकार के कहने पे। यहाँ यह ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में करेगी। यदि भारत सरकार उसको निर्देशित करती है तो उसमें भी किसी भी मामले में वो जाके जांच कर सकती है। लेकिन पहला जो मुख्य रूप था इसका यही भ्रष्टाचार निरोधक अपराध, यानी कि केंद्र सरकार के जो जितने भी उपक्रम थे उसके बारे में ये जांच कर सकती थी। दूसरा है आर्थिक अपराध। देखिए आर्थिक अपराध को समझना बड़ा टेढ़ा होता है। अब आर्थिक अपराध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने कुछ को लिख रखा है जिसमें प्रमुख वित्तीय घोटाले, आर्थिक धोखाधड़ी, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से धोखाधड़ी, आयात निर्यात, संस्कृति संपत्ति इत्यादि के मामले। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कोई भी आर्थिक अपराध जिससे सांस्कृतिक, बौद्धिक या रुपया पैसा किसी भी प्रकार की क्षति हो रही है या कोई भी स्थिति प्रभावित हो रही है तो वो मामले सीबीआई को दिया जा सकता है, सीबीआई उसमें जांच कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई जिन मामलों की जांच करती है बहुत ही डिटेल रूप से करती है। वो सीधा सीधा जांच नहीं करती है कि आपने 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया बैंक से चुरा लिया, नहीं। वो सारे चीज़ को जांच करेगी कि आपने जो पैसा चुराया कौन कौन लोग आपके साथी थे, साथ ही आपने जो पैसा चुरा के जहाँ लगाया वो किस प्रकार की संस्था थी, उस संस्था से सरकार को, देश को क्या घाटा हुआ और आपको क्या फायदा हुआ। इस तरह से जांच करते हैं। देख आप आर्थिक अपराध को जब आप पढ़ेंगे ना तो दिमाग फ्यूज हो जाएगा, बल्ब क्या कहते हैं, दिमाग का जो बल्ब है बंद हो जाता है। एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक कंपनी थी, उसने सरकार उस पर केस हो गई कि आपने सरकार के साथ इतना करोड़ रुपये का धोखाधड़ी किया। हालांकि जो मैं सुना रहा हूँ एक कथा कहानी के रूप में है, लेकिन इसको समझिए कैसे होता है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने कोई घोटाला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई के जो वकील थे उन्होंने फिर समझाया कि कैसे आपने घोटाला किया। अब उसको समझिए, वो जो कंपनी थी मूल रूप से लोहा बनाने की कंपनी थी। कंपनी ने क्या किया कि कोयला के भी खदान खरीद लिए। तो इस प्रकार से कंपनी लोहा और कोयला का क्या कहते हैं स्वामित्व वाली कंपनी हो गई। कालांतर ने कंपनी ने कुछ तालाब वगैरह भी खरीद लिए या बना लिए। तो इस प्रकार से कंपनी के पास 3 मूलभूत जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसके पास आ गए। अब सरकार ने एक उपाय निकाला या सरकार ने घोषणा की कि जो इन आधारभूत उद्योगों में पैसा लगाएगा हम उसे 25% लागत में छूट देंगे या उसके कर में 20%, 25% का छूट देंगे। घोषणा हो गई।
तब कंपनी ने क्या किया कि वो जो मूल कंपनी थी उसने सबको मिला करके उसका नाम रखा। आप अकड़म बकड़म ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी रख दिया। तो अब देखिए, ध्यान रखिए, कंपनी प्रारंभ में क्या थी, लोहा की कंपनी थी। अब उसके पास लोहा, कोयला, पानी, और अब तीनों के आधार पर उसने एनर्जी भी जोड़ दिया, क्योंकि एनर्जी में आएंगे। तो इस प्रकार से कंपनी जो थी वो प्राकृतिक स्वामित्व वाली एक शीर्ष कंपनी बन गई और मार्केट में चला गया अपना क्या कहते हैं IPO लेकर के कि भाई हम कंपनी बनाए हैं, पैसा लगाइए, आइए। पैसा उसमें लगा 10,000 करोड़ रुपया लग गया। सरकार ने उसको कर में छूट दिया था, छूट अपना रख लिया, बाकी सरकार को जो टैक्स देना था दे दिया। कालांतर में कंपनी ने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं, एक ढेला भी नहीं खोदा, एक चूरू पानी भी किसी को नहीं पिलाया, 1 मेगावाट या कहिए कि एक क्या कहते हैं 1 यूनिट बिजली भी उत्पादित नहीं की, कुछ नहीं की। 10 साल तक कंपनी ने कुछ नहीं की, मार्केट से पैसा उठाई, अपना जो कहीं कृत करना था किया। जब सरकार को यह ज्ञात हुआ कि कंपनी ने ऐसा किया है, तो कंपनी ने क्या किया कि उस कंपनी को विड्रॉवल कर दिया। बोला हम आपका पैसा लौटा देते हैं, हम मार्केट का जितना भी लोगों का पैसा है हम लौटा दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। हम भाई सरकार से आपसे कोयला लिए थे, आपसे पानी लिए थे, आप अपना कोयला पानी रखिए और जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम गोड़ा लगते हैं। तो इसमें क्या हुआ, तब माननीय CBI के जो वकील थे उन्होंने बताया कि आपने जो कर में छूट प्राप्त किया था वो पैसा कहाँ गया। समस्या आ गई ना। हालांकि ध्यान रखिए, मैं सिर्फ कथा कहानी के रूप में बता रहा हूँ। जब आर्थिक अपराधों को पढ़ा जाता है तो 3 से 13, 13 से 33, 33 से 66 हो जाता है। यही कारण है कि जब इस तरह के मामले CBI के पास जाते हैं तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं इसमें फंसने लगते हैं और फिर कालांतर में बोलते हैं कि अरे CBI तो केंद्र सरकार का तोता है। भाई सब जान रहा है कि CBI केंद्र सरकार का तोता ही है, या सभी संस्थाएं जो हैं केंद्र सरकार के अधीक्षण में ही कार्य करती हैं। लेकिन अपराध जब हुआ है तो CBI जांच करेगी, और एक चीज ध्यान रखेंगे कि उसके जांच करने के तौर तरीकों, उसके जांच सिद्धि दर को चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनौती या आक्षेप इस पर उठाया जा सकता है कि हम जब सत्ता में थे तब हमारी जांच नहीं हुई, जब हम विपक्ष में हुए तभी जांच हुई। तो भाई होगी ही होगी, आप भी सत्ता में आइएगा तो आप भी कीजिएगा, और यही खेल चलते रहता है। यही कारण है कि हमारे जो राजनीतिक लोग हैं एक दूसरे पर इस तरह के आक्षेप प्रत्याक्षेप लगाते रहते हैं, जो कि पूर्णतः राजनीतिक है। परंतु CBI अपने किसी भी मामले को बहुत ही पूर्णता से जांच करती है। तो ये था आपका आर्थिक अपराध। याद रखिएगा कि इसके आर्थिक अपराध में बड़े बड़े घोटाले, बैंकों से धोखाधड़ी, सांस्कृतिक मामला। सांस्कृतिक मामले का मतलब हुआ कि किसी भी प्रकार के पुरातत्व के जो चीज़ें होती हैं उनका स्मगलिंग और उनकी चोरी, और साथ ही बौद्धिक स्थिति के चीज़ों को जो स्मगलिंग होता है उनका भी इसमें आता है। इसमें सांस्कृतिक संपत्ति का मतलब कोई चीज़ सभ्यता संस्कृति से संबंधित है, उसका भी जो क्या कहते हैं धोखाधड़ी उसमें भी की जाएगी, तो उसमें की भी जांच कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में बहुत से ऐसे मामले हैं जो सांस्कृतिक स्थिति से संबंधित है। स्थिति मतलब सांस्कृतिक नाम पर बहुत सी चीज़ों को हड़प लिया गया और जानबूझ के हड़प लिया गया, तो CBI उनकी भी जांच करती है और कर सकती है। और ये सब जो मामले होंगे वो आर्थिक अपराध में आएगा। तीसरा है विशेष अपराध। विशेष अपराध का मतलब हुआ वैसे अपराध जिनको कोई अनुशंसित करे। विशेष अपराध का मतलब जिनको कोई अनुशंसित करे। जैसे राज्य सरकार बोले कि भाई हमारे यहाँ बहुत स्मगलिंग हो रहा है, हमारे यहाँ बहुत क्या कहते हैं गंभीर तरह के अपराध हैं जिसमें नशाखोरी है, इत्यादि मामले हैं, उसको जांच कीजिए। चूंकि राज्य सरकारों के पास जांच के सीमित स्थिति होती है, वो सिर्फ अपने राज्य से संबंधित मामलों को ही जांच करती है। मान के चलिए कि कोई वाहन चोरी गिरोह है, वो 10 राज्य में फैला हुआ है, तो उसकी जांच CBI जैसी संस्थाएं कर सकती है, जिसको बहुत पावर है और हर राज्य में जिसकी अपनी एक पहुँच है। तो ये विशेष अपराध मतलब वैसे अपराध जिन्हों कोई अनुशंसित करे। यहाँ पे ध्यान रखिए कि एक मामला होता है जिसे राज्य सरकार अनुशंसित करे, या कोई मामला जो राज्य सरकार से संबंधित मामला है तभी CBI को जाएगी जब राज्य सरकार उसको अनुमति प्रदान करे। केंद्र सरकार सीधे राज्य सरकार या राज्य से संबंधित मामलों को नहीं दे सकती है, कि वो राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करके दे सकती है। परंतु हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट CBI को किसी भी मामले पर जब निर्देश देगी तो उसके लिए राज्य सरकारों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। हम देखिए SC एवं SC द्वारा अधिकृत मामलों हेतु राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। परीक्षाओं में जब पूछे तो इसको ध्यान रखेंगे। जब ये पूछे कि क्या कोई मामले जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित हैं, अधिकृत हैं, उसके लिए भी
राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है तो नहीं, उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा सीबीआई कुछ स्वतः संज्ञान के मामले भी जांच कर सकती है, स्वतः संज्ञान के मामले भी जांच कर सकती है, लेकिन इस तरह के स्वतः संज्ञान के जो मामले हैं तभी जांच करेगी जो केंद्र शासित प्रदेश से हो, राज्य सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से नहीं। केंद्र शासित प्रदेश के जो मामले हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन्हें सीबीआई स्वतः भी जांच कर सकती है। ये इसके जांच के कुछ मानक थे। परीक्षाओं में जब रहे तो इसी तरह से नोट्स बना के लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर भी देगा। और याद रखें, लिखते समय शब्दों का भी चयन उत्तम होना चाहिए। अब देखते हैं इसकी अन्य सब बातों को। अब देखते हैं सीबीआई को एक संस्था के रूप में या संगठन के रूप में कैसे है। तो देखिए, सीबीआई का आदर्श वाक्य मोटो जो है क्या है? उद्यम, निष्पक्ष तथा ईमानदार है। इसका जो आदर्श वाक्य है वो उद्यम, निष्पक्ष तथा ईमानदारी है। यह आदर्श वाक्य है। इसके अलावा सीबीआई में वर्तमान में कुल 7 शाखाएं हैं, अर्थात जो पूरी सीबीआई की जो संगठन है वो 7 शाखाओं में विभाजित है और ये सभी शाखाएं अपने अपने कार्य को विशेष और उन्नत ढंग से करती हैं, साथ ही आपस में अधिकतम समन्वय भी रखती है। कौन कौन शाखाएं हैं? हमने कुछ का पहले ही बताया था। पहला है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, दूसरा है आर्थिक अपराध शाखा, ये जो शाखा जिससे संबंधित है उसी मामले को देखती है। उसके बाद विशेष अपराध शाखा, जो मैंने पहले भी बताया था। अगला है नीतिगत एवं समन्वय शाखा, इस शाखा का काम है नीति बनाना, समन्वय करना। इसके बाद 5वां है प्रशासनिक शाखा, स्वयं को प्रशासन को जो देखता है। फिर है अभियोग निदेशालय और 6ठा है केंद्रीय, 7वां है केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। आप इसके 7 शाखाओं को देखिए। आपको नहीं लगता है कि जांच करने के लिए इन सभी की कितनी जरूरी होती है? और साथ ही जब जांच हो जाएगी तो चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट जब बनेगी तो कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट में जब जाएगा तो उसके वकील होंगे। तो सभी चीज़ों को एक साथ रखते हुए सीबीआई को जो वर्तमान है उसमें 7 शाखाएं हैं और ये सभी 7 शाखाएं आपस में मिलकर के किसी भी मामले का अन्वेषण करती हैं। याद रखिए, यहाँ नाम ही इसका है, इन्वेस्टिगेशन है, क्या ना, अन्वेषण। केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसके कहा जाता है। इसका काम है मामले को अन्वेषण करना, पूर्ण रूपेण जांच करना। तो वर्तमान में इसके 7 शाखाएं हैं और ये सभी शाखाएं आपस में बैठ करके जांच करती हैं या बैठ सहयोग करते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे कहते हैं। अब है इसका गठन। देखिए, इसका आदर्श वाक्य मैंने बताया, वर्तमान में 7 शाखाएं हैं। अब है इसका गठन। इसका गठन कहने का मतलब हुआ कि यह किस प्रकार से संगठित है। तो ध्यान रखिएगा कि सीबीआई का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है उसके लिए 1996 में गाजियाबाद में केंद्रीय सीबीआई क्या कहते हैं, सीबीआई की लोगों के प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज या कहिए या संस्था कहिए, उसकी स्थापना की गई है। कहाँ? गाजियाबाद में। कब? 1996। तो ये उसके लोगों के प्रशिक्षण के लिए। अब है इसका गठन। इसका गठन में देखिए, इसके सबसे ऊपर में जो होते हैं इसके निदेशक होते हैं। आपने विभिन्न समाचार चैनलों में देखा होगा कि कैसे इसके जो निदेशक के जो मामले होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर लेते हैं। इसके पीछे कारण है कि हर सरकारें चाहती हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हों जो कहने को तो बहुत ईमानदारी से, लेकिन बाकी बात क्या है आप समझ सकते हैं, बोलना जरूरी नहीं। तो इसके में देखिएगा कि सीबीआई का प्रमुख जो होता है निदेशक होता है, साथ ही उसके सहयोग हेतु विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशक भी होते हैं। अर्थात एक निदेशक होगा, साथ ही उसके सहयोग के लिए विशेष या अतिरिक्त निदेशक होंगे। इसके बाद अधिकारियों की कड़ी होती है जो नीचे सिपाही तक जाती है। अर्थात सीबीआई के अपने सिपाही होंगे, सिपाही से ऊपर इंस्पेक्टर होंगे, इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक होंगे। इस प्रकार से अधीक्षक, अतिरिक्त अधीक्षक, पुलिस डीजी तक, मतलब निदेशक तक चले जाएंगे। जिस प्रकार से राज्य पुलिस का होता है उसका भी सीबीआई का होता है। इसके अलावा सीबीआई में 125 लोगों की फोरेंसिक वैज्ञानिक तथा 250 से अधिक विधिक अधिकारी भी होते हैं। फोरेंसिक वाले क्या कहते हैं, फोरेंसिक जांच करेंगे, जो भी मामले आएंगे उसका संपूर्ण जांच हो। साथ ही विधिक अधिकारी जो हैं वो विधिक मामलों को भी देखेंगे ताकि जो चार्जशीट फाइल हो पूर्ण रूपेण सही हो। जांचों को यहीं पे प्रभावित किया जाता है। वर्तमान में सीबीआई में लगभग 5000 लोग कार्यरत हैं।
सीबीआई में कितने लोग हैं? 5000 लोग कार्यरत हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो सीबीआई है, ये सीबीआई जो संस्था है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके स्टाफों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्था जो है वो गाजियाबाद में है और 1996 से वो प्रचलित है या चल रही है। अब इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है कि क्या सीबीआई जो जांच करती है वो कितना निष्पक्ष होती है, तो इसकी निष्पक्षता के लिए सरकारों ने क्या उपाय किया। तो पहले इसके जो निदेशक नियुक्त होते थे वो विभिन्न तरीकों से चेंज होते गए, मतलब पहले कुछ और तरीकों से, बाद में कुछ और तरीकों से, बाद में कुछ और तरीकों से। वर्तमान में 2014 के लोकपाल अधिनियम में इसकी व्यवस्था की गई है कि सीबीआई का निदेशक कैसे नियुक्त होगा। तो अब देखते हैं उसके निदेशक के नियुक्ति का मामला। अब देखते हैं सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एवं अन्य बातों को। देखिए, अभी तक हमने आपको क्या बताया कि सीबीआई कहाँ से आया, क्या क्या करता है। अब इसके निदेशक के मामला में, निदेशक के मामला इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछ सकता है और जब भी आप लिखने बैठें तो पूरी तरह से एक खाका आपके दिमाग में होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, अपने मानक पाठ्य पुस्तकों से इन सब चीज़ के बारे में एक अच्छे नोट्स बना कर रखें, तभी आप परीक्षाओं में जब जाएंगे तो पूर्ण रूप से लिख सकते हैं, खास करके पीसीएस के एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले सीबीआई का निदेशक। सीबीआई का जो निदेशक होता है उसकी जो नियुक्ति पहले विभिन्न स्तरों से होती थी, लेकिन 2014 के लोकपाल अधिनियम, ध्यान रखिएगा, पूछते हैं कि सीबीआई निदेशक की जो नियुक्ति होती है किस अधिनियम के तहत होती है। तो वर्तमान में 2014 के लोकपाल अधिनियम के तहत इसकी नियुक्ति होती है और उसमें वर्णित है कि सीबीआई के निदेशक की जो नियुक्ति होगी उसमें 3 लोग मिलकर करेंगे। कितने लोग? 3 लोग मिलकर करेंगे। कौन कौन होंगे? पहला, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, अर्थात सीबीआई निदेशक की जो नियुक्ति करने वाली समिति होती है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही दूसरा जो लोग होते हैं या दूसरे जो व्यक्ति होते हैं वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या विपक्ष के जो सबसे बड़ा जो विपक्ष होगा उसके नेता होंगे। तीसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश होंगे। मैंने लिख रखा है, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा कोई एससी का न्यायाधीश, याद रखिए न्यायाधीश ही होंगे, अन्य कोई नहीं हो सकते। कोई न्यायाधीश जो होते हैं वो नियुक्त होते हैं। तो 3 प्रकार के लोगों की एक समिति बनती है। अब ये समिति डायरेक्ट नहीं चुनती है, सर्वप्रथम इसकी जो पहल है वो गृह मंत्रालय करता है। गृह मंत्रालय अपने सबसे योग्य, जिनकी योग्यता जो है ईमानदारी, निष्पक्षता इत्यादि पर जांची जाती है, सबसे योग्य कुछ उम्मीदवारों की या कुछ लोगों की एक शॉर्ट लिस्ट होता है, वो डीओपीटी को भेजा जाता है। गृह मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी को योग्य उम्मीदवारों की एक सूची भेजता है जिसमें कुछ नाम होते हैं। ये जो योग्यता है वो सीधा रखा जाता है कि अपने काम में निष्पक्षता, कार्यकुशलता, ईमानदारी, ये सब कुछ मानक हैं जहाँ पे इनको तौला जाता है और इस प्रकार से इन शॉर्ट लिस्टेड नामों को डीओपीटी के पास भेज दिया जाता है। कालांतर में डीओपीटी भी इसमें जो सबसे उपयुक्त लोग होंगे उनकी एक अंतिम सूची बनाता है, यानी कि गृह मंत्रालय जो सूची भेजता है उसमें भी कटौती छटौती कर दी जाती है। अब उसके बाद जो सबसे योग्य 2-4 नाम बचते हैं वही इस समिति को, अर्थात जो समिति बैठ करके निदेशक की नियुक्ति करता है उसके पास भेजा जाता है और वहाँ पे गहन चर्चा परिचर्चा के बाद किसी एक व्यक्ति को इसके निदेशक का नाम सूचित किया जाता है या उनके नाम की अनुशंसा कर दी जाती है। तो इस प्रकार से सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति होती है, अर्थात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति जिसमें विपक्ष के सबसे बड़े नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश होते हैं। यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि सीबीसी अधिनियम 203 यानी सीबीसी अधिनियम 2003 के तहत सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 2 साल होता है, परंतु वर्तमान में राष्ट्रपति ने 21 में 2 अध्यादेश जारी किए और वहाँ पर यह कहा कि उस अध्यादेश के मार्फत यह कहा कि सीबीआई और ईडी के जो निदेशक है उनका कार्यकाल 5 साल भी किया जा सकता है। याद रखिए वो अध्यादेश था। तो सीबीसी अधिनियम 2003 के तहत क्या रखा गया? 2 साल रखा गया। अब देखिए एक चीज और कि सीबीआई आरटीआई के दायरे से बाहर है। सीबीआई आरटीआई के दायरे से बाहर है, यानी कि सीबीआई आरटीआई के दायरे में नहीं है। कैसे रहेगी? जांच करेगी तो कैसे देगी जवाब?
दूसरा ध्यान रखिएगा कि दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के धारा 6 के तहत राज्य सरकारें दी गई सामान्य सहमति को वापस ले सकती हैं। अभी मैंने शुरू में भी बोला, आप समाचार पत्रों में सुना होगा कि कुछ एक राज्यों ने जो सामान्य सहमति होती, याद रखिए सामान्य सहमति, विशेष सहमति नहीं, सामान्य सहमति को वापस ले लिया है कि भाई हम आपको यह सहमति नहीं देते हैं कि आप हमारे यहाँ CBI से कुछ ऐसे कृत्य कराएं जो हमें मंजूर नहीं हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में जब पूछे तो उसको थोड़ा शब्दों को देखते हुए और साथ ही संपूर्ण जानकारी रखते हुए उत्तर लगाएंगे। इसमें एक साफ प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार सहमति वापस लेती हैं तो अब कोई नए मामले नहीं बनेंगे, लेकिन जो पुराने मामले हैं वो उसी तरह से जांच होते रहेंगे जो पहले जांच हो रहे थे। अर्थात जब सहमति जो ली जाएगी धारा 6 के तहत जो सहमति वापस ली जाएगी वो नए चीज़ों में होगी या नए मामलों हेतु होगी, पुराने मामले हेतु नहीं। तो जब परीक्षा में पूछ दे कि मान के चलिए कि झारखंड ने कोई मामला CBI से सामान्य सहमति वापस ले लिया, तो क्या पुराने मामले भी CBI से वापस आ जाएंगे? नहीं। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि सामान्य सहमति वापस ली गई है, विशेष नहीं। यदि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करता है तो उसमें राज्य सरकारें टांग नहीं अड़ाएंगी कि हमने सहमति वापस ले ली है, वहाँ पे CBI फिर जांच करेगी। तो ये था CBI का पूरा एक क्या कहते हैं संक्षेप में खाका। अब कहिए कि भाई इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, तो प्रश्न बहुधा पूछ सकता है। पहला कि CBI के बारे में विस्तृतता से बताएं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में पूछता है कि पूछ लेगा कि आपसे कि भारत में इंटरपोल का नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करता है, तो CBI करती है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि जब आप किसी भी प्रकार के परीक्षा में जब जाएं तो जो लिखते हैं तो उस संस्था के बारे में पूरी तरह से चीज़ों को लिखें। इसके अलावा लास्ट में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब आपसे कोई पूछे कि इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, इसकी समस्याएं क्या हैं, तो फिर आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा कि CBI की चुनौतियाँ वर्तमान में चुनौतियाँ क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। तो CBI की जो वर्तमान में चुनौतियाँ हैं वो कुछ व्यापक चुनौती हैं। जैसे पहला अतिरिक्त या जरूरत से ज़्यादा राजनीतिक दबाव। हमने पहले शुरुआत वीडियो के प्रारंभ में ही बोला था कि किस तरह से पक्ष के लोग विपक्ष के लोगों पर, विपक्ष के लोग पक्ष के लोगों पर CBI के दुरुपयोग के बात बोलते रहते हैं। ये किसी भी जांच एजेंसी पर एक लगाया गया बहुत ही खतरनाक आरोप होता है। दूसरा, लोगों की कमी, स्टाफ की कमी। CBI के पास क्या है, आज के समय में अधिकतर सरकारी संस्थाओं के पास लोगों की बहुत कमी है, कामों को आउटसोर्सिंग करना पड़ रहा है। तीसरी जो बात है निष्पक्षता नहीं, गलती हो गया। तीसरी जो बात है वो जवाबदेही। CBI कार्य तो बहुत करती है लेकिन बहुत जवाबदेही से नहीं दी गई है। वो जांच को धीमा भी करेगी, कोई मतलब नहीं। CBI अपने मामलों को कभी कभी इतना धीमा हो जाता है कि कुछ करना नहीं, उस जांच का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये भी एक उसकी बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं जो CBI से संबंधित हैं और मेंस परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के लिए जितने भी संसाधन थे हमने DD बसु, सुभाष कश्यप और इसी प्रकार के कुछ लेखकों तथा द हिंदू, BBC और नेट पर संबंधित बहुत सारे जो समाचार पत्र होते हैं वहीं से इन सारे स्रोतों को उठाया है। हालांकि मैंने इस मामले को समझाने में ये ध्यान रखा है कि कहीं पे भी कोई मामला राजनीतिक मामला ना आया हो, और ध्यान रखेंगे कि जब आप लिखने बैठे तो राजनीतिक मामलों को ना लाएं, क्योंकि राजनीतिज्ञों का काम होता है अपने राजनीति को देखते हुए शब्दों को बोलना। ये हमारा काम नहीं है, परीक्षार्थी का काम नहीं। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ उसके वैधानिक बातों को देखना, समझना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।